हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है इंडियन पार्लियामेंट। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी संसद है उस संसद का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि उसमें हमने पढ़ा कि भी अपनी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति इनसे मिलकर के अपनी संसद बनती है। तो उसमें संसद सदस्यों का चुनाव, उसकी योग्यताएं कौन कौन सी होती है, उनका कार्यकाल कितना होता है और उनकी जो अवधि है, या साथ के साथ हमने ये भी देखा कि कौन सा सदन जो है वो स्थायी सदन है, कौन सा अस्थायी सदन है। उसमें हमने ये भी पढ़ा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव यानी कि उस चुनाव की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ा हमने कि भी लोकसभा, राज्यसभा और प्रांतीय विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड सदस्य नहीं, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो उस राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा है जो दूसरा जो टॉपिक है वो है उसके पद की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखो, भारत का राष्ट्रपति जो है उसकी कुछ योग्यताएं हैं। जैसे सबसे पहले तो उसकी उम्र को लेकर के है, वो 35 साल से कम उम्र का ना हो, भारत का नागरिक हो, वो पागल या दिवालिया ना हो और किसी सरकारी लाभ वाले पद पर वो आसीन ना हो। यहां पर आपने ये देखना है कि भी जैसे देखो, अमेरिका के अंदर 2 बार यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो तीसरी बार वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसा अपने देश के अंदर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, वो कितनी भी बार अपने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। अब यहां देखो, तीसरा यदि हम देखें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो है 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। 5 साल के बाद वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है। जैसे अपने देश के प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने 2 बार राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ा और दोनों बार वो राष्ट्रपति बने। 52 में बने, 57 में बने। तो वैसे उसका कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन 5 साल से पहले वो खुद इस्तीफा दे सकता है या उसकी मृत्यु हो जाए तो उस समय, यानी कि वो अपना कार्यकाल पूरा करने से पूर्व वो इस्तीफा दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए या अपनी पार्लियामेंट उसको महाभियोग के द्वारा पद से हटा देती है, तो अपने देश का जो उपराष्ट्रपति है वो उस पद के ऊपर काम करेगा। उपराष्ट्रपति पद के ऊपर काम करेगा। उपराष्ट्रपति उस समय उसके पद पर काम करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस राष्ट्रपति के जो कार्य है उनको संपन्न करेगा। लेकिन साथ के साथ ये भी है कि 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी है। यानी कि ये तो एक अल्टरनेट है, अपना एक विकल्प है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है किन्हीं कारणों से, जैसे वो इस्तीफा दे दे, महाभियोग द्वारा उसको हटा दिया जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो देश का उपराष्ट्रपति काम करेगा। उपराष्ट्रपति का पद भी यदि खाली है तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस काम करेगा, और यदि उसका पद भी खाली है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो एक सीनियर जजों का जो पैनल होता है वो डिसाइड करेगा कि कौन करेगा काम उसके पद के ऊपर। लेकिन कंडीशन है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी है। अपने देश में एक बार ऐसी स्थिति थी
जब 1969 के अंदर अपने देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, और वो तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद वीवी गिरी जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे करके और निर्दलीय के तौर पर राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा। तो उस समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो गया। तो अपने देश के जो चीफ जस्टिस थे उस समय, मुख्य न्यायाधीश जो थे सुप्रीम कोर्ट के, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने उस पद के ऊपर कार्य किया। तो इस प्रकार राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। नंबर 4 यदि हम देखें तो उस पद पर जो वो कार्य करता है उसके लिए उसको वेतन मिलता है। भारत के राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो भारत की जो संचित निधि है, उस संचित निधि से उसको वेतन मिलता है। वर्तमान में राष्ट्रपति के पद का जो वेतन है अपने देश के अंदर वो 5 लाख रुपया पर मंथ है। रिटायरमेंट के बाद जब वो रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उसको 9 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दी जाती है, और आवास जो है उसको भारत की सरकार द्वारा उसको सब पे होता है। उसको मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो भी प्रोवाइड की गई है। यानी कि वेतन उसका है 5 लाख रुपया, पद से रिटायर होने के बाद उसको 9 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दिया जाता है, सरकारी आवास मिलता है, और उसको सारी की सारी फ्री में मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो भारत सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है। नंबर 5 यदि हम देखें तो राष्ट्रपति को जो उस पद पर वो काम कर रहा है, यदि वो राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का दुरुपयोग करता है, कदाचार या और किसी अन्य कारणों से वो गैर संवैधानिक जो कार्य करता है, तो उस समय राष्ट्रपति को भारत के संविधान में हटाने की प्रक्रिया भी है। आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। अब ये जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपनी जो पार्लियामेंट है, अपनी जो संसद है, इस संसद के 2 प्रमुख अंग हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। तो क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है यदि राष्ट्रपति के वो अपने पद का मतलब कदाचार, भ्रष्टाचार या वो गैर संवैधानिक जो कार्य करता है, तो उसको महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा। यानी कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन के सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ वो लोकसभा के सदस्य लाए या राज्यसभा के। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा है या राज्यसभा है। जब वो लाते हैं तो किसी भी सदन के 1/4 सदस्य राष्ट्रपति को अपना एक नोटिस देते हैं, और इस नोटिस के दौरान उसको 14 दिन का समय दिया जाता है। 14 दिन का समय जो है वो दिया जाता है। इस 14 दिन के दौरान वो स्वयं उपस्थित होकर के अपनी सफाई दे सकता है, या अपने किसी जो लीगल एडवाइजर है उसके माध्यम से वो अपनी सफाई पेश कर सकता है। यदि सदन उसकी सफाई से संतुष्ट नहीं है तो दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन यदि 2/3 मेजोरिटी से वो प्रस्ताव पास कर देते हैं, प्रस्ताव जो है वो पास कर देते हैं, तो राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ेगा। अभी तक अपने देश में इस प्रकार की कोई मतलब स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा है कि भी किसी प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के माध्यम से हटाया गया हो, महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो। तो ये है राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाना, उसका वेतन, उसका जो कार्यकाल है, और साथ के साथ उसकी योग्यताएं और जो चुनाव की प्रक्रिया हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी की सारी जो है राष्ट्रपति को एक प्रकार से क्या कहता है, अब थोड़ा सा हम
ये देख लेते हैं अपने देश में जो राष्ट्रपति है, एक बार जो जिसकी पहली बार जो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। फिर फखरुद्दीन अली अहमद की भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। और एक बार अपने देश के अंदर 1977 के दौरान राष्ट्रपति जो है वो बने थे डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। ये डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी जो है निर्विरोध चुने गए थे, यानी वोटिंग नहीं हुई थी। तो पहला अपना देश का राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुना गया था 1977 के अंदर, और वो थे डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। और तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बने अपने देश के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और पहले जो दलित राष्ट्रपति बने हैं वो है KR नारायणन, जो एक दलित राष्ट्रपति बने थे स्टार्ट में। और अब अपने देश के जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, ये भी दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो अपने देश के अंदर जो राष्ट्रपति का जो पद है, और उस पद का जो एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि भाई वो एक अपना हेड ऑफ द स्टेट है, और एक प्रकार से वो अपनी शक्तियां, उसको देखने में तो हम कह देते हैं कि वो नाम मात्र का है, लेकिन वास्तविक रूप से राष्ट्रपति के पास ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं जिनको वो यूज कर सकता है। तो अब हम देखेंगे जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में यदि हम देखें तो राष्ट्रपति के पास दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक तो है सबसे पहली जो उसकी पावर है, यानी कि जो उसकी शक्तियां हैं, एक तो है सामान्यकालीन शक्ति और दूसरी है आपातकालीन शक्ति। यानी कि सबसे पहले हम राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन जो शक्तियां हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्तियां हैं वो हैं उसकी विधान पालिका से संबंधित विधायी शक्ति, उसकी कार्यपालिका से संबंधित शक्ति, और उसकी न्यायिक शक्ति, और एक है उसकी सविवेकी शक्ति। सविवेकी शक्ति जिसमें वो अपने विवेक के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन ले सकता है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं, यानी कि विधायी शक्तियां, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति के पास ऐसी कौन सी विधायी शक्तियां हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि भी राष्ट्रपति जो है 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। यानी कि ये जो मनोनयन का जो अधिकार है राष्ट्रपति का, ये उसकी विधायी शक्तियों में आता है, कानून निर्माण से संबंधित उसकी शक्तियों में आता है। 2 एंग्लो इंडियन जाति के सदस्यों को मनोनीत करता है और 12 सदस्यों को वो राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में आता है। नंबर 2 हम देखेंगे कि जो राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं, विधायी शक्ति, तो उसमें हम देखेंगे कि भी अपनी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के जो अपनी पार्लियामेंट बनती है, जो अपनी संसद बनती है, तो संसद, जैसे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि भी अपनी संसद जो है अंतिम निर्णय लेने की शक्ति है उसके पास। अपने देश की रक्षा नीति है, विदेश नीति है, अपने बजट का निर्माण करना है, या बजट को उसने सैंक्शन करना है, उसको स्वीकृति देना है। तो सभी अंतिम निर्णय जो हैं या कार्यपालिका के जितने भी आदेश हैं, वो सभी के सभी आदेश संसद को विश्वास में लिए बिना नहीं लागू हो सकते। तो जैसे देखो कार्यपालिका जो है या अपनी विधान पालिका कोई भी कानून विधान पालिका कोई भी कानून बनाती है, तो वो कानून तभी एक कानून का रूप लेता है। सबसे पहले तो अपने सदन में प्रस्ताव लाए जाते हैं, उनके ऊपर चर्चा की जाती है, फिर वो प्रस्ताव जब मंजूर हो जाते हैं, लोकसभा और अपने देश के जो उपसभापति हैं, राष्ट्रपति, दोनों सदन उसको स्वीकृति देकर के जब राष्ट्रपति के पास भेजते हैं,
तो राष्ट्रपति जब उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर कर देता है तो वो प्रस्ताव जो है वो कानून का रूप ले लेता है, वो कानून बन जाता है। लेकिन यहां पर राष्ट्रपति की कुछ अपनी सविवेकी शक्ति भी है। सविवेकी शक्ति का मतलब क्या है कि वो एक बार उस प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। ये राष्ट्रपति की सविवेकी शक्तियों में आता है। एक बार उस प्रस्ताव को वो पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। एक है राष्ट्रपति के पास उन सविवेकी शक्तियों में, वो कहलाती है उसकी पॉकेट वीटो, यानी कि जेबी अधिकार। इसका मतलब क्या है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा महसूस होता हो कि भाई ये जो प्रस्ताव पास किया है संसद के द्वारा, इसमें कुछ टेक्निकल ऐसे मतलब उपबंध या उसके अंदर जो अमेंडमेंट किया गया है, वो हो सकता है उसको ऐसा लगे कि ये गैर संवैधानिक है, तो राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। ऐसा अपने संविधान में कहीं नहीं है कि संसद द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव को राष्ट्रपति कितने दिन में वापस लौटाएगा। ऐसा एक बार हुआ है 1986 के अंदर, जो पोस्टल ऑर्डर विधेयक था, जब राजीव गांधी सरकार में थे, तो उस पोस्टल ऑर्डर विधेयक को राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने स्वीकृति नहीं दी थी, उसको अपने पास सुरक्षित रख लिया था। वो राष्ट्रपति की जेबी वीटो होती है, वो उसको कहते हैं पॉकेट वीटो, वो अपने पास सुरक्षित रख सकता है। ये उसकी सविवेकी शक्तियों में आता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो कुछ अपने उस अधिकार क्षेत्र में, जैसे कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो जैसे नागालैंड या और दूसरे अन्य जनजातीय जो इशू वगैरह है, उनके लिए अलग से जो है ना वो अपने कमीशन जो उसका गठन कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं उससे रिलेटेड आता है। अब राष्ट्रपति के पास जो शक्ति है अपनी कार्यपालिका से संबंधित शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका से संबंधित शक्ति है, उस कार्यपालिका से संबंधित शक्ति में सबसे पहले राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। कार्यपालिका शक्तियों में सबसे पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अपने देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसकी नियुक्ति की जाती है, वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। चयन नहीं होता है अपने देश के अंदर, प्रधानमंत्री का चयन नहीं होता, वो उसकी नियुक्ति होती है। ये संसदीय शासन प्रणाली की एक परंपरा है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। तो सबसे पहले कार्यपालिका से संबंधित यदि हम राष्ट्रपति की शक्तियां देखें तो राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब उसकी नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति के पास कुछ उसकी संवैधानिक बाध्यताएं होती हैं और कुछ उसकी सविवेकी शक्ति होती है। संवैधानिक बाध्यता में हम देखेंगे, यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो अपने देश के अंदर कांग्रेस है, बीजेपी है, या जैसे सीपीएम है, सीपीआई है, डीएमके है, एआईएडीएमके है, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी है अपने देश में। जब ये पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के दौरान अलग अलग वो अपने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग जो है वो चुनाव मैदान में जाती हैं, और फिर भारत की जनता जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी में विश्वास रख के या उसकी नीतियों को पसंद करके और उसको सपोर्ट करती है। यदि वो राजनीतिक दल अपना साधारण बहुमत प्राप्त कर लेता है, साधारण बहुमत का मतलब आधे से एक अधिक, यानी कि 272 अपने देश के अंदर प्रधानमंत्री का एक मैजिक नंबर बोला जाता है। यदि कोई भी राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त कर लेता है तो यहां राष्ट्रपति की एक संवैधानिक बाध्यता बन जाती है, और वो संवैधानिक बाध्यता ये है कि वो संसदीय दल के नेता को प्रधानमंत्री अपॉइंट करेगा। संसदीय दल के नेता को प्रधानमंत्री अपॉइंट करेगा क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी है,
तो ये उसकी संवैधानिक बाध्यता है। जैसे अपने देश के अंदर हम देखें तो 52 के अंदर कांग्रेस को मेजोरिटी मिली, 7 के अंदर, 57 के अंदर, 62 के अंदर, या 89 से पहले हम देखें तो वो एक कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का दौर था। 1977 में थोड़ा सी जनता पार्टी देखें तो वो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए प्रेसिडेंट के द्वारा। 1989 के बाद कोalition गवर्नमेंट का दौर शुरू हुआ, लेकिन 2014 में हम देखें तो बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जो है वो बहुमत अपना सिद्ध कर पाई और पहली बार जो है एक 30 साल के बाद जो है किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ। तो उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, ये उसकी संवैधानिक बाध्यता है। लेकिन यहां पर वो अपनी सविवेकी शक्ति का भी इस्तेमाल करता है। वो सविवेकी शक्ति का इस्तेमाल तब करता है जब कोई भी राजनीतिक दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में असमर्थ हो। तो उस समय राष्ट्रपति के पास मतलब एक चॉइस होती है। चॉइस का मतलब क्या है कि वो ये देखता है कि उस दौरान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया है, तो वो अपने विवेक के अकॉर्डिंग ये सोच सकता है, समझ सकता है, चीजों को जान सकता है कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सरकार बनाने में समर्थ है या वो अपना बहुमत सिद्ध कर पाएगी। वैसे नैतिकता के आधार पर वो सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है और निश्चित तय समय में उसको बहुमत सिद्ध करने के लिए कहता है। वो 10 दिन का, 15 दिन का उसको टाइम देता है। तो उस दौरान राष्ट्रपति जो है वो अपनी सविवेकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे अपने देश के अंदर एनडीए बना 1999 के अंदर, एनडीए बना, यूपीए बना, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस बना, और स्टेट के अंदर भी बहुत सी कोalition गवर्नमेंट जो है वो अपनी सरकारें जो है वो चला रही है। तो उस दौरान यदि किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वो सोच सकता है, चीजों को बारीकी से समझ सकता है, तो उस समय वो अपनी सविवेकी शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा देखें हम तो मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाना। देखो यहां पर यह ध्यान रखना है आपने, मंत्रिपरिषद के निर्माण में प्रधानमंत्री की भूमिका होती है, राष्ट्रपति की भूमिका नहीं। हाँ, राष्ट्रपति उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अब ये जो अपनी मंत्रिपरिषद है, ये इस मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और जो संसदीय सचिव आते हैं अपने, इनसे मिलकर के मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। और इसमें सबसे जो ताकतवर जो बॉडी होती है वो कैबिनेट मंत्रियों की होती है। अब यहां देखो, मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। उनके निर्माण में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती, सिर्फ भूमिका प्रधानमंत्री की होती है। नंबर 3 हम देखें तो सूचना पाने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, यानी कि सरकार की जो कार्यपालिका से संबंधित या उसकी जो पॉलिसीज वगैरह हैं, उसकी नीतियां और कार्यक्रम हैं, तो राष्ट्रपति किसी भी समय जब चाहे मंत्रिपरिषद से सूचना पाने का अधिकार रखता है और वो सूचना प्राइम मिनिस्टर उसको अवगत कराएगा। आप देखते हो जब भी प्राइम मिनिस्टर विदेशी दौरा करते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रपति भवन जाकर के राष्ट्रपति को सभी सूचनाओं के बारे में, जो ट्रीटी वगैरह है, समझौता वगैरह हुआ है या जो भी साइन हुआ है दूसरे देश के साथ, तो उसकी सूचनाओं के बारे में वो उसे अवगत कराता है। या राष्ट्रपति जब चाहे मंत्रिपरिषद की जो एक प्रकार से हम ये देखते हैं उसकी जो पॉलिसीज वगैरह है, उसकी नीतियां और कार्यक्रम वगैरह है, उससे रिलेटेड वो किसी भी समय सूचना पा सकता है। ये सूचना पाने का अधिकार भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में आता है। इसके बाद हम देखें राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में, तो नंबर 4 हम देखते हैं कि अपने देश का जो राष्ट्रपति होता है वो कमांडर इन चीफ होता है, तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। युद्ध जो है वो डिक्लेयर करना या उसको वापस लेना, ये राष्ट्रपति के नाम से होता है।
राष्ट्रपति अपने देश की जो तीनों सेनाओं हैं उनके जनरल जो है उसको अपॉइंट करता है। उसके बाद राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में हम देखें तो राष्ट्रपति जितने भी जो एम्बेसडर वगैरह हैं जिनको उनको दूसरे देशों में भेजता है, दूसरे देशों के जो एम्बेसडर हैं उनको अपना प्रमाण पत्र जारी करके और उनको अपॉइंट करता है, या दूसरे देशों में भेजे जाने वाले जितने भी राजदूत हैं वो राष्ट्रपति के मतलब उसके परमिशन के ऊपर ही वो बाहर जाते हैं। या उसके बाद हम देखते हैं कि भी राष्ट्रपति जो है वो जितने भी अपने देश के अंदर जितने भी संवैधानिक पद हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षण यानी कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल उसकी नियुक्ति करता है, नीति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है, या चुनाव आयुक्त जो है उसकी नियुक्ति करता है। जितने भी संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, या कोई भाषा आयोग है या और दूसरे जितने भी कमीशन वगैरह हैं, उनके जो अध्यक्ष होते हैं उन सभी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों में आता है। तो ये था आपकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका। प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, उसमें मंत्रिपरिषद को पद गोपनीयता सूचना पाने का अधिकार है, या जितने भी संवैधानिक पदों पर जो व्यक्ति बैठे हैं, या कमांडर इन चीफ है युद्ध की वो घोषणा करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर में आती है, उसकी कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों में आता है। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां होती हैं। अपने देश का जो राष्ट्रपति होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको भी राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। और उसके बाद हम देखें कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में तो राष्ट्रपति के पास जो है वो एक न्यायिक शक्ति में ये आता है कि वो किसी भी व्यक्ति की सजा को कम, माफ, या जो उसका जो सजा का जो स्वरूप है उसमें कुछ ढील दे सकता है, या उस सजा को कम कर सकता है, या पूर्णतः उसको माफ भी कर सकता है। ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में आता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी जो पावर्स है, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उसके बारे में। धन्यवाद।